तो नाउ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का विकास। ग्रोथ मीन्स क्या होता है? बढ़ना। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, पॉपुलेशन का बढ़ना। व्हाट इज गिवन हियर? सी द फर्स्ट लाइन हियर कि पॉपुलेशन इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। द नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड्स ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स यानी कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन जो है वो क्या होता है? हमेशा चेंजिंग होता है, चेंज होता रहता है। नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड्स ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो दो टाइम को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, 2010 और 2020। तो 2010 से लेकर के 2020 तक जितना भी पॉपुलेशन इंक्रीज किया उसको परसेंटेज में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है? परसेंटेज में। दो फिक्स पीरियड हो गया, ये जो परसेंटेज निकाला गया इसी को द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि 2010 से लेकर के 2020 तक जितना भी पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उसको परसेंटेज में निकालेंगे और इसी को ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहा जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, दी ग्रोथ रेट में बी नेगेटिव इफ द पॉपुलेशन डिक्लाइंस। तो यदि पॉपुलेशन कम होता है, डिक्लाइन होता है, घटती है, तो क्या होगा? ग्रोथ रेट क्या होगा? नेगेटिव में होगा। एंड पॉजिटिव कब होगा? इफ इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम में यदि पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, यदि पॉपुलेशन बढ़ता है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव फॉर्म में होगा। क्लियर है? द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय बर्थ रेट, डेथ रेट एंड बाय लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन। अब देखो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ ऑफ जो पॉपुलेशन है ये अफेक्ट होती है, प्रभावित होता है। किन चीजों से प्रभावित होती है? यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है इसको नेगेटिव या पॉजिटिव कौन सा चीज बनाता है, कम या अधिक कौन सी चीज करती है? तो क्या कौन सी चीज करेगी? बर्थ रेट। यानी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितना जन्म हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उस पर्टिकुलर प्लेस में डेथ रेट क्या होगा, कितने लोगों की मृत्यु होती है, इस पर डिपेंड करेगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस से कितने लोगों का माइग्रेशन होता है, कितने लोग उस पर्टिकुलर प्लेस से कहीं चले जाते हैं, इस पर डिपेंड करता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इट इंक्रीजेज व्हेन बर्थ रेट इज मोर। बर्थ रेट ज़्यादा है, जन्म बच्चे का ज़्यादा हो रहा है तो ये इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज इफ द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट। यानी जितना मृत्यु हो रही है उससे ज़्यादा जन्म हो रहा है तो वहाँ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। या फिर व्हेन द इन माइग्रेशन इज मोर देन द आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन मीन्स व्हाट? लोगों का आना। तो लोग यदि बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ कम रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या होगा? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है इसमें कंपोजिशन किस चीज़ का है, किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया, क्या मिलाया गया है? दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन। इट इंक्लूड्स एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, रेशियो ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो कंपोजिशन में आती है, ह्यूमन रिसोर्स के कंपोजिशन में आती है। तो वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, और वैसे जो वर्किंग पॉपुलेशन है यानी जो काम करने वाले लोग हैं और जो वर्क करने वाले लोग नहीं है, ये सारी चीज़ें कंपोजिशन है ह्यूमन रिसोर्स का। ऑल दीज पैरामीटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिफ्लेक्टिंग ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल एंड सोशल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। और ये सारी चीज़ें जो है ये रिफ्लेक्ट करती है यानी दर्शाती है किसी का ऑक्यूपेशन का, क्या व्यवसाय करते हैं लोग, लाइफ स्टाइल को कैसा उनका रहन सहन है और समाज में उसका रुतबा कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है। इन सारी चीज़ों को कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दिखलाती है। नेक्स्ट में तो लेट्स अस स्टडी 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करनी है। एज स्ट्रक्चर के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में और लिटरेसी रेट के बारे में, 3 चीज़ के बारे में। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई है एज स्ट्रक्चर।
तो ये एज स्ट्रक्चर क्या होता है, अंडरलाइन करेंगे। एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। It refers to the number of people, underline, it refers to the number of people belonging to different age group. Generally the population is categorized into 3 broad age groups. तो यहाँ पर बताया गया है कि आखिर एज स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी कि सोसाइटी में जो अलग अलग एज ग्रुप वाले लोग होते हैं इसकी संख्या कितनी है, कितना इसका नंबर है ऐसे लोगों की, इसे ही कहा गया है। और इसे कैटेगराइज की गई है 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप में? फर्स्ट में पीपल बिलो 14 ईयर्स कंप्राइजिंग ऑफ यंग पॉपुलेशन, वैसे पॉपुलेशन जो वैसे लोग जो 14 ईयर से कम आते हैं, 14 ईयर से कम है, एंड दैट एज पॉपुलेशन इज नोन एज यंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन, पीपल बिटवीन 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स एंड दे आर कॉल्ड एडल्ट पॉपुलेशन, एंड पीपल बिटवीन 59 ईयर्स एंड अबव, 59 ईयर से और उससे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, ये जो लोग हैं ये पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यंग पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन एंड ओल्ड पॉपुलेशन, तो 3 कैटेगरीज है। अब देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स एंड ओल्डर पीपल अबव 59 ईयर्स कम अंडर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब यहाँ देखो 2 कैटेगराइज में फिर से बांटा गया है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी कौन कौन सा ऐसा पॉपुलेशन, कौन सा पॉपुलेशन है, कौन से लोग हैं जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है, जो किसी पर निर्भर करते हैं, जो किसी पर डिपेंड है। तो कौन डिपेंड होते हैं? या तो चिल्ड्रन बच्चे हैं, या ओल्ड है बूढ़े हैं। बच्चे हैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, यदि बूढ़े हैं ओल्ड एज है तो वो अपने बच्चे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो दीज 2 groups are known as dependent population. Next one है, on the other hand, the number of people in the age of group of 15 to 59, यानी जिनकी एज 15 से 59 के बीच में है, they are known as productive population, यानी ये कुछ समाज के लिए करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो दिस इज नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। दे आर बायोलॉजिकली मोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकली एक्टिव, और ये रिप्रोडक्टिव कैटेगरीज में आते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं, फैमिली बनाते हैं, तो ये बेसिकली इस ग्रुप में आते हैं 15 to 59 एज वाले। तो दिस वन कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, सेक्स रेशियो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो का मतलब ये हो गया कि हमारे समाज में कितनी महिलाओं की संख्या है और कितनी पुरुष की संख्या है। नाउ सी द लाइन। तो इट इज अ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन अ पॉपुलेशन, यानी पूरी पॉपुलेशन में, पूरी जनसंख्या में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। दिस सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब इसे नापते कैसे है? हाउ कैन वी नो द परसेंटेज ऑफ दिस वन? रेशियो क्या है? तो 1000 पीपल में कितनी महिलाएं हैं, ये इससे निकाला जाता है, उसका रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो, सेक्स रेशियो निकाला जाता है। 1000 मेल पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल्स हैं। नेक्स्ट में, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द इन यूरोपियन कंट्रीज नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन मेल्स। तो यूरोपियन कंट्री में देखा गया है कि मेल से ज्यादा किसकी संख्या है? फीमेल की संख्या है 10, और इस प्रकार से यूरोप हैज हाई और फेवरेबल सेक्स रेशियो, इसलिए यूरोप में जो है वो सेक्स रेशियो वहाँ पर लगभग ठीक ठाक रहता है, अच्छी है कंडीशन में है। तो राइजिंग सेक्स रेशियो हैज बीन रिकॉर्डेड सिंस द अर्ली 1980s एंड हैज सिंस देन कंटिन्यूड टू इंक्रीज विद नो साइंस, यानी कि अभी हालांकि कंडीशन जो है इंडिया में क्या है, सेक्स रेशियो कंडीशन अच्छा है, बट फिर भी अभी भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। इन इंडिया द सेक्स रेशियो वाज रिकॉर्डेड एज 943 इन 2011। तो 2011 की बात करें तो वहां पर इंडिया में सेक्स रेशियो क्या था? 943, यानी कि 1000 मेल पर 943 फीमेल की संख्या थी, which has declined from 972 as recorded in 1901, जबकि 1901 में क्या था? 972 था, है ना, यानी कि 1000 मेल पर 972
फीमेल थी, तो अभी का कंडीशन अच्छा हो या खराब हो गया? बैड, है ना, पुअर हो गया कंडीशन। नाउ नेक्स्ट वन कि सेक्स रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू सेवरल रीजन। क्या कारण है कि इंडिया में सेक्स रेशियो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। कौन कौन से कारण है जिसके कारण ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो सेक्स रेशियो डिक्लाइन मीन्स व्हाट? कि लड़कियों की संख्या हमारे समाज में क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस प्रॉब्लम? तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, प्रीफरेंस फॉर मेल चाइल्ड ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रीजन। तो लोग क्या चाहते हैं? बेटा हो, है ना, बेटा को ज्यादा चाहते हैं। बेटी बाद में हो लेकिन पहले क्या हो? बेटा हो। ये जो प्रीफरेंस हमारा है कि नहीं, पहले मेल चाइल्ड हो, पहले बेटा हो, इसके कारण भी हमारे समाज में लड़कियों की संख्या कम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज हायर अमंग गर्ल्स, यानी बाल मृत्यु दर जो होता है, बच्चा जन्म लेता है, कुछ ही दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें जो गर्ल्स चाइल्ड है, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उस बच्चे की मृत्यु दर ज़्यादा है, ज़्यादा गर्ल्स की मृत्यु हो जाती है जन्म लेने के कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद। व्हाट आर द रीजन? लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, क्योंकि अच्छे तरीके से मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती है या फिर नहीं मिलती है, जिसके कारण बच्चियों की डेथ हो जाती है, फीमेल की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन जनरल नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल चिल्ड्रेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीमेल मोर्टेलिटी। यानी देखा जाता है कि जो यदि लड़की जन्म ली है, लड़की पैदा हुई है, तो उसको बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं किया जाता है। चलो ठीक है, बेटी है, क्या उतना केयर करना है, तो इसके कारण भी, नेग्लिजेंसी के कारण भी जो गर्ल चाइल्ड होती है उसकी डेथ हो जाती है और ये सेक्स रेशियो जो है डिफरेंट हो जाता है, लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इन स्पाइट ऑफ बैन कंटिन्यू टू लार्ज स्केल प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। यानी यहाँ पर क्या कहा गया कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, माता पिता या पेरेंट्स बहुत लोग हैं जो बच्चे के जन्म लेने से पहले ही अल्ट्रासाउंड प्रोसेस आता है, उससे पता लगा लेते हैं कि बच्चा जो जन्म लेने वाला है वो मेल है या फीमेल है। तो हालांकि गवर्नमेंट में बैन है, ऐसा अब नहीं होता है, लीगली ऐसा नहीं होता है। यदि देखा जाता है कि गर्ल है तो उसे मार दिया जाता है, जन्म लेने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। तो ऐसा such types of incidents also takes place in our country, and that is why female children is being killed and number of female children is being low. So these are some reasons of declining the sex ratio in our country. Now see the next one. तो नेक्स्ट क्या है? लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट मीन्स क्या? साक्षरता दर। मीन्स व्हाट कि हमारे सोसाइटी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को लिखना पढ़ना आता है, दैट इज नोन एज लिटरेसी रेट। तो सी अंडरलाइन द सेंटेंस, लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन अ सर्टेन कंट्री। यानी देश में कितने लोगों की संख्या है जो पढ़ लिख सकते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, दिस इज नोन एज लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन इन द सेम कंट्री। अब एक ही देश में हो सकता है कि जो कंट्री बाय कंट्री जो है ये डिफर करता है, हर किसी कंट्री में एक जैसा लिटरेसी रेट नहीं होता है, और यहाँ से रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है, गांव और शहर। रूरल मीन्स क्या? गांव का क्षेत्र, अर्बन मीन्स शहरी क्षेत्र। तो अर्बन क्षेत्र में, अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट डिफरेंट हो सकता है, रूरल एरिया में लिटरेसी रेट डिफरेंट हो सकता है। रेट ऑफ एनी कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर एज इट अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। और यहाँ बताया जा रहा है कि लिटरेसी रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिटरेसी रेट ये इंडिकेट करती है, दिखाती है कि हमारा कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश का कैसा है, ये लिटरेसी रेट से हम लोग जान सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इज रियल वेल्थ। एक देश का सबसे बड़ा जो धन होता है वो कौन होता है? वहाँ के लोग होते हैं। कौन होते हैं? वहाँ की जनता होती है, वहाँ के लोग होते हैं, ये रियल वेल्थ है। दे मेक यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। और हमारे देश में या किसी भी कंट्री का जो रिसोर्स है, संसाधन है, उन रिसोर्सेज को कब यूटिलाइज किया जा सकता है? जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, लिटरेट होंगे, स्किल्ड होंगे। एंड दैट इज वाई
people are very important wealth of the country, of the nation. Population is an asset for the country rather than a liability. It is an important indicator of socio-economic strength of a country. और देश की ताकत का प्रतीक है कौन? People, लोग, वहाँ की जनता. Population becomes human capital when there is investment made in education, health and skill development. और ये जो पॉपुलेशन है, ये जो जनसंख्या है, ये जो लोग हैं, ये हमारा देश का एक बहुत बड़ा पूंजी होता है, कैपिटल है. लेकिन कब? जब उस ह्यूमन पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस पर खर्च की जाती है, उसे अच्छा बनाया जाता है, उसे एजुकेटेड किया जाता है, उसके हेल्थ को ध्यान रखा जाता है, हेल्दी बनाया जाता है लोगों को, और स्किल डेवलपमेंट की जाती है, यानी लोगों को कुशल बनाया जाता है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है. देन द ह्यूमन बिकम एन अ रिसोर्स. तब जाकर एक इंसान जो है रिसोर्स बनता है, संसाधन बनता है. 10. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज हाईएस्ट रिटर्न. और इसी कारण से जब हम इंसानों में खर्च करते हैं, एक ह्यूमन को रिसोर्स बनाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है, बहुत सारा रिटर्निंग मिलता है. जैसे आपके पेरेंट्स अभी आपको एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये यदि एजुकेशन आपको मिल रही है, यू आर गेटिंग एजुकेशन, इट विल बेनिफिटेड टू योर पेरेंट्स. तो पेरेंट्स को फायदा नहीं होगा? पेरेंट्स को फायदा होगा. अच्छे काम करोगे, अच्छे जॉब करोगे, तो इससे आपका जो घर है वो स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, है ना. एंड योर पेरेंट्स विल बी बेनिफिटेड. नॉट ओनली पेरेंट्स, सोसाइटी, all will be benefited if you become educated. Therefore, in the entire process of development, the focus should be on the well-being of human beings. और इसीलिए सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? डेवलपमेंट का प्रोसेस यदि विकास करती है, कंट्री डेवलप करती है, तो वहाँ क्या होगा? ह्यूमन को डेवलप करना पड़ेगा, ह्यूमन को एजुकेटेड बनाना होगा. Then our country can develop and our society can develop, our family can develop. Now in this way this chapter completed. Any question? No. Okay.